नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर होगी। 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी सरकार नहीं बन पाई है। लेकिन इस बीच ऐसे चर्चा शुरू हो चुकी है कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं, सेना उनके संपर्क में है। इसको लेकर डिटेल से बातचीत हम करने वाले हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और सेना क्या खेल खेल रही है, क्योंकि आज पूरा दिन वहां पर ट्विटर पर बैन लगाकर रखा गया। इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दिया गया ताकि लोग एक दूसरे से संपर्क ना कर पाएं। इसके पीछे माजरा क्या है, उसको समझने की कोशिश होगी और साथ ही साथ बात यह भी होगी कि किस प्रकार से एलओसी पर चीन पाकिस्तान मिलकर आधुनिक टावर लगा रहे हैं ताकि जो आतंकी हैं वो गुपचुप तरीके से बातचीत कर सकें और भारत को भनक ना लगे। इस डबल गेम को भी आज समझने की हम कोशिश करेंगे और क्या हो अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाए। दरअसल पाकिस्तान लगातार ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन पहली बार रूस से आए पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कहा कि पुतिन की तरफ से हां मिल चुकी है और जल्द ही पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स में शामिल होगा। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर जाता है, भारत के ऊपर क्या असर आएगा, यह भी समझने की कोशिश होगी। और क्या वाकई में चीन पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करके भारत को ब्रिक्स से आउट करना चाहता है। यह एक ऐसा मुद्दा जिस पे बात होना बहुत जरूरी है। हर एंगल से खबरों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रावलपिंडी कमिश्नर के खुलासे से पाकिस्तान में हड़कंप। पाक में पीटीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और ट्विटर पर बैन। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकती है पाक सेना। बड़ी खबर आपको बता दें, रावलपिंडी कमिश्नर के खुलासे से पाकिस्तान में हड़कंप। पाक में पीटीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और ट्विटर पर बैन। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकती है पाक सेना। 11 दिनों बाद भी पाकिस्तान में नहीं बन पाई कोई सरकार। बड़ी खबर आपको बता दें, रावलपिंडी कमिश्नर के खुलासे से पाकिस्तान में हड़कंप। पाक में पीटीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और ट्विटर पर बैन। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में जनरल मुनीर ले सकते हैं। 11 दिनों बाद भी पाकिस्तान में नहीं बन पाई है सरकार। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद पाकिस्तान में उठ रही आवाजों को भी आपको सुनाएंगे। पाक में नहीं बनी सरकार, सेना एक्शन को तैयार। रावलपिंडी कमिश्नर ने खोली पाकिस्तान की पोल। पीटीआई को चीफ जस्टिस चुनाव आयुक्त ने हरवाया। रावलपिंडी कमिश्नर का दिमाग खराब है, ये मरियम औरंगजेब बोल रही हैं कि रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं उनका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि चोरी पकड़ी जा चुकी है। आईएसआई के अधिकारियों की इमरान से जेल के अंदर मुलाकात भी हुई है, तो अंदर खाने खिचड़ी क्या पक रही है उसको समझना होगा। अमेरिकी राजदूत डेविड ब्लूम भी इमरान से मिले हैं। क्या जेल से बाहर आ सकते हैं इमरान खान? सेना के प्रेशर में निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं, बहुत प्रेशर इस वक्त, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। पाकिस्तान में ट्विटर पर 24 घंटों तक का बैन लगा दिया गया। इमरान समर्थकों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिलावल नवाज साथ आने को तैयार नहीं हैं। पाक सेना चला सकती है अपना हंटर, ये अहम पॉइंट है। ये आखिरी वो हंटर है जिसके बाद जो है पाकिस्तान में सरकारें बन जाया करती हैं। इसको समझेंगे आगे। लेकिन क्या कुछ लियाकत अली जो कि अधिकारी है जिन्होंने खुलासा किया है, रावलपिंडी के कमिश्नर थे, उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर पब्लिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ सोच रही है और क्या पीटीआई भी कह रही है, वो भी जल्दी से आप सुन लीजिए। उसके बाद जो है फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं।
और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं? मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत बर्बाद करता हूं। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जीत नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएलए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूं और साथ आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने में सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने में होता रहा? क्यों प्रेशर पे थे? फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। ये वही फितना है जिसने वो रेडियो पाकिस्तान पर तब हमला किया था, डी चौक पे कब्रें खोदी थी, गंदे कपड़े सुप्रीम कोर्ट को बंद किया था, पूरी पार्लियामान को बंद किया था। ये वही फितना है। पहले उन्होंने ये कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब का जहनी तवाज़ुन खराब है, तो जहनी तवाज़ुन उनका उसी दिन क्यों खराब होता है जब वो सच का ऐलान करते हैं? इलेक्शन वाले दिन का उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक था जब आपने उसको अपॉइंट किया था। और मरियम नवाज ने ट्वीट की थी, जो अभी बाय द वे डिलीट हो गई, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मरियम नवाज ने ट्वीट की थी कि जी ये आदमी तगड़ा है और ये इंशाल्लाह हमें जितवाएगा। 26 सीटें पीपी की और 13 एनए की। अब वो बंदा कह रहे हैं मैं सच बोल रहा हूं, मैं हल्फ पे बात कर रहा हूं, और आप उसको झूठा कह रहे हैं। तो पहले झूठा क्यों नहीं था, ये अभी झूठा क्यों हो गया? ये मानने वाली कोई बात है? ऊपर से जो मरियम औरंगजेब ने सबसे गलत बात की, जिससे ये साबित होता है कि चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो जो भी हो, वो इस मुल्क को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए नहीं चलाना चाहते। वो उन्होंने कल कहा कि हम चाहते थे कि आज से 10 साल पहले खुदा ना खास्ता खान साहब का सर हम कलम कर देते। अगर इनमें इतनी हिम्मत है कि वो जो बंदा बेगुनाह बैठा हुआ है जेल में, उसका सर हम कलम करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं, तो मेरा और आपका कल को क्या होगा? हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं है। The people are here because they've had enough of it, because they gave mandate to PTI, but that has been, they have been denied their right, and their votes, it seems as if they've gone to waste. So they're not going to accept it, and that's why they're here. तो आगे पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है? 22 दिनों के अंदर पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक सरकार बनानी पड़ती है। अगर नहीं बनी तो फिर क्या जनरल मुनीर हंटर लेकर पीछे पड़ेंगे? कई सवाल हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में सेना ने ले रखी है। 3 खास मेहमान चर्चा में आज मेरे साथ तमाम सवालों का जवाब समझाने के लिए मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोडी सर हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेंद्र। जय हिंद आपको भी। शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का समय देने के लिए। राजन कोचर सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। जो रावलपिंडी के कमिश्नर ने कहा, आपने भी सुना, पूरी दुनिया ने सुना और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी सुना, लेकिन इस बयान के बाद जहां सबक लेने चाहिए थे, सीखना चाहिए था और जांच होनी चाहिए थी, वहां पर इस अधिकारी को कह दिया जा रहा है कि यह दिवालियापन का शिकार हो चुका है, इसके ऊपर तो कार्रवाई करनी चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी है सर? 22 दिन के अंदर सरकार बनानी है, 11 दिन बीत चुके हैं, 11 दिन और बाकी हैं सर। धन्यवाद राजेश जी। अभी
पॉसिबिलिटीज जो अगर हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो पाकिस्तान की फौज के पास दो ऑप्शंस हैं खाली। पहला ऑप्शन ये है कि 29 फरवरी एक डेडलाइन है, उससे पहले पीएमएल और पीपीपी में कोई एक समझौता कराया जाए, बिकॉज 5 बार इनकी मीटिंग हो चुकी है अभी तक जी, और अभी तक ये लोग फैसला नहीं कर पाए हैं कि इनको गवर्नमेंट साथ चलानी है या अकेले चलानी है। तो पाकिस्तान का जो फौज है, जनरल मुनीर है, उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, डंडा घुमाना और इंश्योर करना कि ये दोनों अपना मिलके काम करें। सेकंड ऑप्शन, और अगर ये ज्वाइन करने से फिर भी इनकार कर देते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है जी, और पाकिस्तान में अगर इमरजेंसी लगेगी तो उसमें जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट है अभी कक्कड़ साहब की जी, वो 6 महीने के लिए और एक्सटेंड उसको किया जा सकता है और वो 6 महीने तक अपना कार्यकाल अपना करेगी। और ये 6 महीने में फिर अगर कोई नई सिचुएशन डेवलप होती है तो एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ हम जा सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के लिए अहम एक्चुअली मुद्दा है कि अभी जो आईएमएफ का लोन की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आनी है, ओके सर, $3 बिलियन का जो लोन है उसमें खाली $1.2 बिलियन अभी तक डिसबर्स हुआ है, और जो अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर इनके पास नहीं आए अगले महीने तो इनके पास अपनी गवर्नमेंट के लोगों के लिए इनके पास सैलरी तक नहीं है देने के लिए। ठीक है, एक पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा और इसीलिए मैं एक्चुअली समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज के पास खाली ये 2 ऑप्शंस हैं और सिर्फ वक्त भी खुद नहीं आएगी जी, 8-9 दिन का वक्त ही बचा है। मैं आता हूं सर आपके पास, कर्नल सोढी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्नल सोढी सर, खबरें ऐसी भी हैं कि आईएसआई के अधिकारियों ने जेल में बंद इमरान खान से मुलाकात की है। मेरा पॉइंट यह है कि इससे पहले खबरें आई थी कि जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तो अमेरिकी राजदूत डेविड ब्लूम ने भी वहां पर जाकर उनके साथ मुलाकात की थी। और पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान को 3A ही चलाते हैं, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। अल्लाह ने आशीर्वाद इमरान खान को दे दिया, 93 सीटें उनके पास। अमेरिका के राजदूत जाकर जेल में मिल चुके हैं, आर्मी भी जाकर जेल में मुलाकातें कर रही है। कितनी पॉसिबिलिटी है कि इमरान के दिन बदल सकते हैं, या वाकई में उन्हें कह दिया गया है कि आप खामोश रहिए? क्या कुछ देखते हैं आप आगे? राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इमरान खान जब पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते थे 1971 से 1992 तक, तब वो अपनी गेंदबाजी के लिए बहुत मशहूर थे और एक गेंद जो उनका स्टाइल था वो था इन स्विंगर बॉल का। और इस इन स्विंगर ने इमरान खान को काफी शौर्यत भी दिलाई और पाकिस्तान को 1992 में वर्ल्ड कप क्रिकेट भी जितवाया। ऐसी ही राजनीतिक इन स्विंग बॉल इस बारी इमरान खान ने जेल से ही खेली है पाकिस्तानी चुनाव में, जिसकी वजह से इमरान खान की पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ चुकी है। हालांकि उनका इलेक्शन सिंबल को विड्रॉ कर दिया गया और सारे इंडिपेंडेंट के तौर पे चुने गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम में इस वक्त इमरान खान के लिए इतना समर्थन है जो कि पाकिस्तानी सेना ने कभी सोचा नहीं था, और यहीं पे वो पूरी तरह से फेल हो गए। जब 29 नवंबर 2022 को जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष चुना गया, तब उन्होंने पहला प्रण लिया था कि पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ होंगे, और अगले 15 महीने तक ऐसा ग्राउंड बनाया गया कि नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया गया, उनके पास सारे केस बर्खास्त किए गए, एक पूरा इलेक्शन किया गया और में जी
43 पाकिस्तानी मिलियन रुपीस का खर्चा आया। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई महंगा ड्रामे का अवार्ड है तो वो पाकिस्तान को देना चाहिए इनके चुनाव के लिए, लेकिन ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी जी बहुत ज्यादा, और इसका अनुमान ठीक तरह से पाकिस्तानी सेना नहीं लगा सकी। और यही कारण है इस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम में इतना गुस्सा है कि वो जानते हैं कि असल में इमरान खान के कैंडिडेट 170 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन वहां पे इलेक्शन रिगिंग हुई है। इसकी पुष्टि रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर लियाकत चट्टा ने भी की है, जिसका वीडियो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया। और यही कारण है कि चाहे अमेरिका के राजदूत, चाहे जेल में मिले, ये सारे इमरान खान से कर रहे हैं ताकि इमरान खान को रिहा किया जाए और इमरान खान का घोषित प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उमर अयूब, जो कि जनरल अयूब के पोते हैं, उन्हें पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्योंकि मैं एक और मिनट लेना चाहूंगा, सेना में, दुनिया की किसी सेना में भी जो जनरल ऑफिसर होते हैं वो काफी किताबें पढ़ते हैं, मिलिट्री हिस्ट्री की भी, पॉलिटिकल चीजों की भी। ऐसे ही पाकिस्तानी सेना में भी जरूर होता होगा, मेरे को उम्मीद है। और जनरल असीम मुनीर ने वो किताब जरूर पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने ये पढ़ा होगा कि 1970 में ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां के चुनावों के साथ किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान 2 देशों में बंट गया और बांग्लादेश एक नए देश में उभर गया। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कंट्रोल नहीं हुआ तो 4 हिस्से भी हो सकते हैं। बहुत गुस्सा है असीम मुनीर के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, और इमरान खान की तरफ बहुत ही समर्थन है। ठीक है सर। डॉक्टर शैलेंद्र, जो पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता हूं कि रावलपिंडी के कमिश्नर की अगर हम बात करते हैं, लियाकत अली की, उन्होंने बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उस मुल्क में जहां पर सच बोलने पर फांसी की सजा दे दी जाती है, लेकिन वो इंसान फिर भी आता है और सच बोलता है। उसके बाद चुनाव आयोग की बात करें, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो सबक नहीं सीख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अधिकारी दिवालियापन का शिकार है। जब तक वो चुनाव करा रहा था तब तक ठीक था, लेकिन जब उसने सच बोल दिया तो वो दिवालियापन हो चुका है। किस प्रकार से देखें यहां पर? दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब कहती है कि इमरान खान का तो सर कलम कर देना चाहिए था, वो जिंदा क्यों है अब तक? मतभेद राजनीति में होते हैं, लेकिन मनभेद अगर हो जाएं तो फिर वो मिटते नहीं है सर। कैसे देखें मौजूदा हालात को? देखिएगा राजेश जी, पाकिस्तान में जनरल तो हो चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह से जो सीरीज ऑफ इवेंट्स वहां पर हो रहे हैं और जब पूरा वर्ल्ड उसको विटनेस कर रहा है, वो यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल फार्स बन चुकी है। डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह से खोखली है और शॉट कॉल करने वाले हैं वो आर्मी है। अब देखिएगा यहां पर भी प्रयास तो यही किया जाएगा कि किसी भी हालत में 29 फरवरी से पहले वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाए, क्योंकि वो स्टैब्लिश करना पाकिस्तान के लिए नहीं लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाने के लिए बड़ा जरूरी है। अभी आपको आपने जैसे जिस बात का जिक्र किया था IMF का, ये 19 बेल आउट प्रोग्राम है उनके लिए जी। और अगर ये बेल आउट प्रोग्राम उनको चाहिए तो उनको यहां पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश है ये दिखाना पड़ेगा। इसलिए वो ये प्रयास जरूर करेंगे कि आर्मी का रूल वहां न आए और किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश हो। लेकिन अब जो सिचुएशन बनती जा रही है उसमें बहुत सारे ट्रेंड्स, नए ट्रेंड्स जो आ रहे हैं वो सामने दिखा रहे हैं कि इसका इलेक्शन के पहले आर्मी डिसाइड करता था कौन सी गवर्नमेंट स्टैब्लिश, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा जी। लेकिन ये होने के बावजूद भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान की जनता जो है, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी के सारे प्लान जो है उनको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। ये जो सिचुएशन है बड़ी अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान के लिए है। लेकिन इसके बावजूद भी ये 29 फरवरी तक किसी भी हालत में वहां पर कुछ न कुछ यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट आना बिल्कुल है। जहां तक इमरान खान का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान से भी जो बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं वो बैक चैनल टॉक्स उनको वापस लाने के लिए नहीं हो रहे हैं। ये हो सकता है कि उनको किसी भी तरह से साइलेंट करने के लिए, चुप बिठाने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिएगा इमरान खान अमेरिका के भी बैड बुक में है, इमरान खान आर्मी के भी बैड बुक में है। ये इसीलिए है कि उनकी इलेक्शन के पहले जिस तरह से 5 साल पहले नवाज शरीफ को बाजू रखा गया था उसी तरह से इमरान खान को भी इस बार बाजू रखा गया है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात मैं इस प्लेटफॉर्म पे जरूर मेंशन करना चाहता हूं कि ये इसलिए है कि पाकिस्तान में इस तरह की अनसर्टेनिटी जो है ये सिर्फ उनके नेबरिंग स्टेट के लिए, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बिल्कुल डेंजरस है। ये इसलिए है कि पाकिस्तान एक इर्रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है।
और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जिस तरह का आर्मी है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑलमोस्ट 70+ टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो पाकिस्तान में है। ऐसे पाकिस्तान में जहां पर इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, वहां पर इस तरह से गवर्नमेंट नहीं बनना, इस तरह की अनसर्टेनिटी जो है उसका कंटिन्यू रहना, ये सारे वर्ल्ड के लिए बिल्कुल ही डेंजरस हो सकता है। और अमेरिका भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं था। हाल ही में अमेरिका के राजदूत की जो मुलाकात हुई उससे पहले देखो, बांग्लादेश में जब इलेक्शन हुई तब अमेरिका ने इमीडिएटली कमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि वहां पर अपोजिशन पार्टी ने था नहीं, वन साइडेड इलेक्शन हुआ। लेकिन पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अमेरिका कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज भी बिल्कुल साइलेंट है। यूनाइटेड नेशन का भी रोल पूछिएगा, बड़ा सस्पिशियस रोल है इन सारी चीजों में। तो ये लोग जिस तरह से पाकिस्तान को हर बार पैट्रोनाइज करने का प्रयास करते हैं, इसके पीछे 2-3 पॉइंट हैं, उसका इस्तेमाल करते आए। डॉक्टर शैलेंद्र, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी पता है कि पाकिस्तान में पिछले 70 साल से यही होता आया है और यही होता रहेगा, तो बेटर है कि चुप रहो। दूसरा, आपने कहा कि इमरान खान बैड बुक में है, लेकिन जनता ने ये संदेश दे दिया है कि अमेरिका और आर्मी की बैड बुक में होंगे, लेकिन जनता की गुड बुक में इमरान खान जरूर है। चलिए, मैं मेजर जनरल राजन कोचर सर आपके पास आ रहा हूं एक और अहम पॉइंट लेकर। अभी तक यह माना जाता था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है हंटर चलाती है और उसके बाद जो है सरकारें बन जाती हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से पीटीआई के समर्थन में वोटिंग हुई, जिस प्रकार से ना पीपीपी साथ आ रही है ना पीएमएलएन आने को तैयार है, क्या एक जो रसूख था पाक आर्मी का वो साफ तौर पे कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जल्दी से एक जवाब चाहिए होगा सर इसका। राजेश जी, एक चीज साफ है कि इमरान खान वापस नहीं आएगा जी। वो एक्चुअली आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स और जैसे डॉक्टर शैलेंद्र ने भी एनालाइज किया है, मैं उनसे एक्चुअली सहमत हूं इस चीज के लिए। तो पाकिस्तान आर्मी की बात हम करें तो बेशक पाकिस्तान आर्मी का दबदबा कम हुआ है और पाकिस्तान आर्मी अपनी एक ऐसी छवि लेके आती थी जी पाकिस्तान लोगों के सामने कि वो काफी पॉपुलर होती थी। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान आर्मी को हमेशा रिस्पेक्ट करते थे। ये पहली बार देखा है, स्पेशली 9 मई को जो हुआ वो एक क्लियर इंडिकेशन था कि लोगों का भरोसा पाकिस्तान आर्मी के साथ कम हो चुका है और वो सामने नजर आ रहा है। आज भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं जी, आज भी लोग एक्चुअली बाहर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमने पहले नहीं देखा है, ये पहले नहीं होता था पाकिस्तान में। माफी चाहूंगा सर, एक माफी चाहूंगा बीच में टोकने के लिए। दरअसल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास हम चलने वाले हैं। एलओसी पर पाकिस्तान और चीन का गंदा खेल। चीन पीओके में लगा रहा टेलीकॉम टावर, आतंकियों की मदद के लिए पाक का पैंतरा। आतंक को फिर जिंदा करना चाहते हैं दोनों देश। बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान और चीन का डर्टी गेम। चीन पीओके में लगा रहा टेलीकॉम टावर, आतंकियों की मदद के लिए पाक का पैंतरा। आतंक को फिर जिंदा करना चाहते हैं दोनों देश। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट के पास चलते हैं। एलओसी में टेलीकॉम नेटवर्क लगा रहा चीन। इनक्रिप्टेड YSMS सर्विस सेवा देगा चीन। आतंकी करते हैं इनक्रिप्टेड YSMS सर्विस का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन और रेडियो सेट्स को मर्ज कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी के जरिए जासूसी कम्युनिकेशन साधने में मदद मिलती है। इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक टेलीकॉम टावर्स लगाए गए हैं। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस चीनी एक तकनीक है जो इसके अंदर मौजूद है। लोरा, YSMS और वाइडू जैसी जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल अब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी करने लगी है। लोरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकी समूह भी करते हैं। राजन कोचर सर, समझना चाहूंगा, क्या दर्शकों को थोड़ा आसानगी से समझा पाएंगे हम कि इनक्रिप्टेड YSMS सर्विस सेवा है क्या इसका इस्तेमाल है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सामने रखा हुआ है। ये जो YSMS टेक्नोलॉजी है, ये पहली बार 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको डेवलप किया था
और ये बर्स्ट कम्युनिकेशन, जो आपका बर्स्ट कम्युनिकेशन होता है, ये इसके जरिए ये पूरा आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और आपका सर्वेलेंस है, ये उसको पूरी तरीके से ट्रैक भी कर सकता है और जैम भी कर सकता है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं है, ये इसका एक्चुअली मतलब है कि अगर आपके पास उस एरिया में इंटरनेट नहीं है जी, फिर भी इस टेक्नोलॉजी को इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। तो आप देखते हैं कि इसको जंगल्स में और माउंटेन्स में जहां पे ये टेररिस्ट जो काम अपना करते हैं, वहां पे नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, और उस नेटवर्क के बावजूद ये हमारे जो इंडियन आर्मी के नेटवर्क से ये उनको जैम कर पाएंगे। तो जैमिंग से इसको ये होगा कि जो कम्युनिकेशन हमारी फौज एक टुकड़ी और दूसरी टुकड़ी के बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सर, स्पेशली एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में, ये टेक्नोलॉजी से वो उसको जैम कर देंगे। और ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है पूरा, और इसकी प्रिसाइज लोकेशन, ये हमारे फौज की प्रिसाइज लोकेशन को बता पाएंगे, बिकॉज ये लाइन ऑफ साइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि ये कितनी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर ये टेररिस्ट के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है, तो हमारे जो एंटी टेररिज्म के जो ऑपरेशंस है, ये उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको जैम कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही लाइन ऑफ साइट पे ये एक्चुअली काम करती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इतने भी इनके मोबाइल टावर्स या जो भी नेटवर्क इस टेक्नोलॉजी के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको उसको अपनी तरफ से जो हमारे पास एंटी टेक्नोलॉजी और काउंटर मेजर्स हैं, जिसको हम ECCM बोलते हैं फौज में, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हमको लगाने पड़ेंगे। और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डाटा एनालिटिक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत की फौज आज इस्तेमाल कर रही है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमको इस जो YSMS है जी, हमको इसको काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है सर। मैं कर्नल सोढी सर आपके पास आ रहा हूं। कर्नल सोढी सर, अभी तक हमने देखा था कि जब पुंछ राजौरी में या जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते थे तो स्टील बुलेट की बात सामने आती थी और कहा जाता था कि स्टील बुलेट चीन से आते हैं। फिर ऐसी खबरें भी बीच में आई 2020 गलवान के बाद से कि चीन के कई अधिकारी जो हैं वो LOC पार जो है वो आतंकी कैंपों का दौरा कर रहे हैं। सर, क्या ये माना जाए कि जो आतंक है वो उसके पीछे बेशक पाकिस्तान दिखाई पड़ता हो, लेकिन असली काम जो है बीजिंग से चल रहा है? सर जी, 1998 में चीनी सेना के 2 कर्नल ने किताब लिखी थी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी उन्हें समय मिले ये किताब जरूर पढ़ें। और इस किताब में साफ लिखा है जो कि चीनी सेना आज तक उसका अमल भी कर रही है, वो आतंकवाद को अपना एक इंस्ट्रूमेंट यूज करती है किसी देश के साथ। पाकिस्तान की ISI, हालांकि उसका नाम है कि वो आतंकवादियों संगठनों को सपोर्ट करती है, लेकिन ISI के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS है, चीन का एक मिनिस्ट्री है जो कि सारी खुफिया एजेंसीज को देखता है। उसको MSS पूरा सपोर्ट करती है पाकिस्तान के ISI और आतंकवादी संगठनों को जी। अब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चीन पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों कर रहा है। जैसे आपने पहले अभी कहा कि चीन कई हथियार दे चुका है पाकिस्तान में, चीनी सेना के कई लोग पाकिस्तान में देखते हैं। आखिर चीन इतना सब कुछ पाकिस्तान के साथ कर क्यों रहा है? मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 8 जुलाई 2013 को
विंग वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें जंग नंबर 1 है कि चीन और अमेरिका का जंग होगा ताइवान पे, जिसकी पुष्टि पिछले साल 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डॉक्टर विलियम बर्न्स ने बयान में की कि 2027 में अमेरिका और चीन का जंग होगा ताइवान पे। और इसी श्रृंखला में जंग नंबर 35 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन भारत पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगर हम सारी टाइमलाइंस देखें, इस सारी टाइमलाइन 2035 की तरफ जा रही हैं, और ये 2 फ्रंट वॉर ही नहीं है, एक्चुअल में 2.5 फ्रंट वॉर होगी। पाकिस्तान, चीन और हमारा अंदरूनी टेररिज्म, जिसे पाकिस्तान पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। पिछले साल 9 अगस्त को जनरल MM नराव ने, जो कि पिछले भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने द प्रिंट में लिखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि यदि भारत में 2 फ्रंट ऑफ वॉर हो, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि चीन आज की तारीख में हमसे 30 साल आगे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में। और ये जो चीन और पाकिस्तानी सेना की जो ये नजदीकियां हो रही हैं, ये भारत के लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। और ये जो हम POK में देखते हैं, ये सिग्नल टावर्स लगने, पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिलना, इसका या उनके आतंकवादी संगठन को समर्थन मिलना चीन से, ये सारा एक बिगर गेम प्लान है जिसका मेन लक्ष्य है 2035। ठीक है सर। एक बड़ी चुनौती डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, भारत के सामने 2 ऐसे पड़ोसी मौजूद हैं जो भारत के वजूद को देखने के लिए तैयार नहीं है, चाहे बात पाकिस्तान की करें, चाहे बात चीन की करें। कैसे हम मौजूदा हालात को देखें। और कर्नल सोडी सर तो 2.5 फ्रंट की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आजकल 3 फ्रंट के बारे में सोचने लग पड़ा हूं जब से मैं म्यांमार के अंदर चीन की बढ़ती मौजूदगी को देख रहा हूं। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर। जी राजेश जी, बिल्कुल सही है। जैसे अभी सोनी साहब ने भी कहा था कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं तो चाइना भी अपने फॉरेन पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट करके नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करते हैं, और ये नॉन स्टेट एक्टर के जरिए जो प्रॉक्सी चलती है, प्रॉक्सी वॉर चलते हैं, वो प्रॉक्सी वॉर हर बार हमें हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ एशिया तक रिस्ट्रिक्ट करने में, और उसी तरह से बार बार LOC अगर इस तरह से इंस्टेबल रहे तो उसका इफेक्ट जो है, इंपैक्ट जो है, तो हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी होता है। तो ये दोनों भी देश, पड़ोसी देश हमारे ऐसे हैं कि जो टेररिज्म को, नॉन स्टेट एक्टर्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट करके फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए भारत को इस बात के लिए बिल्कुल ज्यादा आने वाले टाइम में प्रिकॉशंस लेनी होगी कि हम किस तरह से ये दोनों के अलायंस का सामना एक बिगर अलायंस के माध्यम से कर सकते हैं। और यही बात है कि भारत हाल ही के टाइम में क्वाड जैसे जो गुट है उनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। ब्रिक्स और SCO के भी बदले, बिकॉज ये दोनों भी चाइना और रशिया डोमिनेटेड है, उसके बदले भारत की जो अभी इन्वेस्टमेंट है, जो अभी कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्वाड की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, एशिया पैसिफिक की तरफ जा रहा है। हम हाल ही में अमेरिका की तरफ भी काफी तरह से हमारे जो रिलेशंस है वो काफी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। लेकिन ये बात जरूरी जानना चाहिए कि ये प्लान अभी से नहीं हुआ। ऑफिशियली जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की डिक्लेरेशन हुई और उसके सब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ, उसके बाद में करीबन 20,000 से ज्यादा चाइनीज जो ऑफिसर्स हैं, चाइनीज मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, उनके सोल्जर्स हैं, उनको ऑफिशियली पाकिस्तान में एंट्री मिली है। और अब तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी चाइना के अफसर जो है वो पाकिस्तान में खुलेआम आ रहे हैं, और उनको प्रोटेक्शन भी पाकिस्तान की आर्मी प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो हो रहा है ये बिल्कुल ऑफिशियली हो रहा है। तो हमें इस बात को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करके नहीं होगा। हमें हमारा जो LOC और LAC दोनों की तरफ भी जो हमारा एंटी टेरर पूरा इंफ्रा है, प्लेटफॉर्म है, उसको तो हम कंक्रीट कर ही रही है। लेकिन उसके बाद भी हमको और भी जो देश है जो चाइना की इसी तरह के वॉरफेयर टैक्टिक्स को विक्टिम हुए हैं। देखिएगा, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसमें 19 स्टेट के साथ में वॉर प्रॉब्लम्स है, और चाइना ने कभी 1 to 1 नहीं, चाइना ने कभी इसी तरह से बैकडोर जो स्टैबिंग होता है वही किया। और इसीलिए चाइना को यह भी पता है कि हम 1 to 1 चाइना का लास्ट वॉर 79 में जो हुआ था वियतनाम के साथ में, उसके बाद में चाइनीज आर्मी को
फ्रंट वॉर का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से वो भी जानते हैं कि किस तरह से इंडिया को परेशान किया जाए और इसीलिए टैक्टिक्स को एंगेज और एम्प्लॉय किया जा रहा है। लेकिन भारत को यही है, हमें इस देखिएगा उसको भी कंट्रोल करने के लिए इन टेक्नोलॉजी को भी बेहतर टेक्नोलॉजी हम यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से ले सकते हैं। तो हमें इस डायरेक्शन में आने वाले टाइम में एफर्ट्स करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा। ब्रेक के पार जो है एक और बड़ा अहम मुद्दा है जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। 2024 में पाकिस्तान बनेगा ब्रिक्स का सदस्य, बड़ा सवाल है। पाक सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने यह दावा किया है। रूस की मदद से ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे, मुशाहिद बोल रहे हैं। रूस की यात्रा पे थे पाक सीनेटर मुशाहिद हुसैन। बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 में पाकिस्तान बनेगा ब्रिक्स का सदस्य। पाक सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने बड़ा दावा किया। रूस की मदद से ब्रिक्स करेंगे ज्वाइन, मुशाहिद। रूस की यात्रा पर थे पाक सीनेटर मुशाहिद हुसैन। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, फिर राजन कोचर सर के पास चलते हैं। रूस से लौटे पाक सीनेटर मुशाहिद हुसैन का दावा, 2024 में ब्रिक्स में हो जाएंगे शामिल। रूस चीन की मदद से होंगे शामिल। 2024 रूस में होने जा रहा है ब्रिक्स समिट। पाक, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब मिलकर करेंगे काम, ये कह रहे हैं वो। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव से उनकी मुलाकात भी हुई है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी वो मिलकर आए हैं। ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। जो मैं ये पॉइंट कह रहा हूं, ये पॉइंट बड़े अहम है। अंत के 3 ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार डूब रही है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता है और ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं होना चाहिए। इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रिक्स में कौन कौन है, जल्दी से वो ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। तो ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, रूस, मिस्र, इथोपिया, भारत, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सऊदी अरब, तमाम देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। लेकिन हम मेजर जनरल राजन कोचर सर के पास चलेंगे। सर, ये बयान बड़ा अहम। मुशाहिद हुसैन सीनेटर पाकिस्तान रूस की यात्रा से लौटे हैं और कहते हैं कि बातचीत तो हो गई है पुतिन के साथ, इंतजार करिए जी, ब्रिक्स की समिट रूस में ही होनी है और हम इस बार शामिल हो जाएंगे। किस प्रकार से देखें, क्योंकि चीन तो लंबे वक्त से इस मुहिम में लगा हुआ था। सर, मुझे एक्चुअली हंसी आती है जब ऐसा कोई सीनेटर स्टेटमेंट देता है, बिकॉज सबसे पहले अगर आप ब्रिक्स की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी जो मेंबर अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, उसकी रजामंदी सारे मेंबर्स कंट्री की होनी चाहिए। और अगर भारत ये इसमें एग्री नहीं करता है तो पाकिस्तान रूस का मेंबर नहीं इस ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता है। इसमें चाहे रशिया, चाइना पाकिस्तान के साथ हो, पर अगर इंडिया नहीं ये चाहेगा तो पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है जी। दूसरा, वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज ही ब्रिक्स का हिस्सा बन सकती हैं और पाकिस्तान को कोई भी इनवाइट नहीं गया है ब्रिक्स की तरफ से मेंबरशिप के लिए। 30 कंट्रीज की एप्लीकेशन आज पेंडिंग है ब्रिक्स के पास मेंबरशिप के लिए और वो सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो आप जान सकते हैं कि ब्रिक्स एक इतना इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की 35% पॉपुलेशन ब्रिक्स के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और दूसरा है कि G7 कंट्रीज का एक डायरेक्ट ये उसको चैलेंज करता है। तो मुझे नहीं लगता है ये जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से आ रही हैं, ठीक है, इसमें कोई भी तथ्य है और इसको रशिया डिसाइड नहीं कर सकता है कि अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होना है। और अगर इंडिया इस पे
सहमत नहीं होता है तो पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन कर्नल जयस सोडी सर, पॉइंट एक और भी है, जो तमाम ये देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं इस वक्त, अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो चीन के इन लगभग सभी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और ये खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं कि चीन भारत को साइडलाइन ब्रिक्स के अंदर और एससीओ में करने में लगा हुआ है। उस बीच अगर ये खबर आ रही है तो खबर में दम तो है सर। एससीओ दो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनमें चीन का दबदबा है और चीन चाहता है कि ये दोनों संगठनों से भारत किसी तरह से निकल जाए। जो ब्रिक्स है उसे चीन और रूस G7 के ऑल्टरनेटिव में प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, काफी हद तक वो सफल भी हो चुके हैं। चाहे एससीओ चाहे ब्रिक्स हो, जितने देश हैं सारों के देश के अच्छे रिश्ते दोनों रूस और चीन के साथ हैं। भारत अगर रजामंदी नहीं भी देगा तब भी चीन और रूस इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाए। अगर भारत को ब्रिक्स छोड़ना भी पड़े तो रूस और चीन को इस वक्त कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन के लिए अगर कोई बड़ी एक रुकावट है ब्रिक्स में एससीओ में अपनी नीतियों को पूरी तरह से लागू करने में, वो सिर्फ भारत से आ रही हैं। एक बार भारत ब्रिक्स और एससीओ से निकल गया, चीन का पूरा ये नियंत्रण होगा ब्रिक्स और एससीओ पे। तो इन बातों में काफी दम है और मेरे को लगता है कि जो भी अभी रूस में ये ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा इस साल, उसमें ये प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और अगले साल जैसे ब्रिक्स की रूल पोजीशन होती है, अगले ब्रिक्स ये शिखर सम्मेलन में जो अगले साल होगा उसमें पाकिस्तान को औपचारिक तौर से ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, ये मामला बहुत उलझ सा नहीं गया है कि एक तरफ भारत का यूरोपियन देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स जो है उसको उस लिहाज से खड़ा किया जा रहा है, तमाम देशों को भी देखें कि वो नेटो वर्सेस ब्रिक्स हो। क्या ये जो तालमेल है भारत का वो नहीं बैठ पा रहा है दोनों में? कैसे देखें मौजूदा हालात को? देखिएगा राजेश जी, जैसे अभी कर्नल साहब ने बात कही है कि जो चाइना और रूस का प्रयास है तो ब्रिक्स को वो एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और भारत जो है, भारत का स्टैंड है कि ब्रिक्स ए नॉन वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो स्टैंड है, हम बैलेंस करना चाहते हैं। यूरोपियन स्टेट्स है, अमेरिका है, उनके साथ भी हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है, और साथ ही में रूस और चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन, फिनेंशियल ट्रेड रिलेशन भी काफी अच्छे हैं। लेकिन ये जो प्रयास चल रहा है अभी रूस का और चाइना का, वो किसी भी तरह से ब्रिक्स को एक एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एंटी नेटो ऑर्गेनाइजेशन के रूप से उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और जो लास्ट ईयर उसका एक्सपांशन हुआ था ब्रिक्स का भी, उसके बारे में भी जैसे अभी कोचर साहब ने कहा था कि ये भारत को बिल्कुल वीटो पावर है, भारत यूज कर सकता है। और लास्ट टाइम भी भारत ने कुछ कंट्रीज के, कुछ स्टेट्स के वहां पर उनको इन्वॉल्व करने में, इनकलकेट करने में अपोज भी किया था, क्योंकि लास्ट टाइम में डिप्लोमेसी वर्कआउट हुई और भारत का कंसेंट उसको मिल गया था। इस बार भी ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि चाइना और रूस ये बिल्कुल चाहते हैं कि पाकिस्तान वहां पर आए, बिकॉज एक फ्रंट तैयार होगा। ईरान उसमें है जो ट्रेडिशनल रूस का अलाई है। चाइना और ईरान के भी रिलेशन बहुत अच्छे बन गए हैं, और जिस तरह से अभी चाइना भी गल्फ में अपना फुटहोल्ड स्ट्रेंथन करना चाहता है, और जैसे यूक्रेन के बाद में, रशिया यूक्रेन संघर्ष के बाद में करीबन 5000 के ऊपर सैंक्शन जो है जो लगाए चुके हैं, और पाकिस्तान ये रशिया के, रूस के लिए एक बड़ा मार्केट बन गया है। देखिएगा हाल ही में रूस के बहुत सारे आर्म्स का एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान को बढ़ गया है, पाकिस्तान बड़े आर्म्स ले रहा है, जिसमें इंडिया ने भी अपना ऑब्जेक्शन जो है वो जताया था। लेकिन अब रशिया की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो ये इस बात को हम नकारा नहीं जा सकता कि आने वाले इसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के लिए भी इसलिए जरूरी है कि वो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, और जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह से काम करके जो बेल आउट प्रोग्राम भी देते हैं, डेवलपमेंट एड भी देता है, लोन भी देता है। अब आईएमएफ की तरफ से वो इस तरह के स्टेज पर आ चुके हैं, इतने सारे बेल आउट लिए, बार बार कंडीशनल बेल आउट होते हैं सारे। तो अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो वो भी इस तरह के लोन लेने में एलिजिबल रह जाएगा। तो पाकिस्तान का वो भी कंसर्न है। दूसरी बार वो बार बार इंडिया के साथ पैरिटी करना चाहते हैं कि हम भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, हमारी भी इकोनॉमी जो बेटर पोजीशन पे है। लेकिन अब का जो जिस तरह का पोलराइजेशन चल रहा है, वो देखते हुए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आने वाले
जो ब्रिक्स का सम्मेलन है उसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा और यहाँ डॉक्टर पर शैलेंद्र भारत की 30 भूमिका जो है सेकंड वो में काफी मायने रखती है इन सारी चीजों 30 सेकंड में अगर मैं आपसे पूछूं 30 सेकंड में कि अगर पाकिस्तान आ सकता है तो नॉर्थ कोरिया ने कौन सा गुनाह किया है? अगला नंबर पे चीन उसका भी रखेगा। देखिएगा अब तो ये इस तरह के रशिया और चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको निकाला ही गया था उन दोनों के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। ये इस तरह से एशिया में और हाफ ईस्टर्न यूरोप में उसको इस तरह से एक्सपांड किया तो नाटो का एक चैलेंज बन जाए। लेकिन जहां पर इंडिया जैसा एक कंट्री है कि जो इन सारी चीजों के इन सारे पॉलिसीज को बिल्कुल ही मानता नहीं है और वो नहीं चाहता है कि वो एंटी वेस्ट के रूप से उभर के सामने आए, तो इसलिए इंडिया बैलेंस करना चाहता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि चाइना और रूस के इंटरेस्ट से चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, तो आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। चलिए माफी चाहूंगा लेकिन समय मेरे पास थोड़ा सा इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल राजन कोचर सर बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल सोढ़ी सर आपका भी शुक्रिया और डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर आपका भी शुक्रिया मेरे साथ मेरे शो में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर कंगाल पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाए 2024 में तो फिर क्या अगला नंबर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का होगा? तो डिफेंस स्पेशल में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।